हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीपीएससी दीदी। हिस्ट्री घटना चक्र मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री सीरीज चल रही है और आज का हमारा चैप्टर है सोशियो रिलीजियस मूवमेंट। ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है तो इसे हम दो पार्ट में कवर अप करने वाले हैं। तो आधा चैप्टर है जो क्वेश्चंस हैं हम 1995 क्वेश्चंस आज के लेक्चर में करेंगे और बाकी के बचे हुए चैप्टर्स हम कल के लेक्चर्स में करेंगे। ऑलराइट, तो चलिए अब इसको फटाफट से हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो सोशल रिलीजियस मूवमेंट जानते हैं आप कि इस टाइम के जो मेनली प्रोमिनेंट फिगर्स थे जैसे राजा राम मोहन रॉय हो गए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो गए, राधा कांत देव, ज्योतिबा फुले, ठीक है। ये सारे लोगों के नाम जो हैं इस चीज से एसोसिएट किए जाते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। ऑलराइट, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, देखिए बीपीएससी का ही है, पीवाईक्यू। Which category of the population were primarily attracted by religious reform movements of the 19th century? 19th century के टाइम पीरियड पे कौन सी पॉपुलेशन थी, कौन सी कैटेगरी थी, सेक्शन था लोगों का जो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे थे? तो यहाँ पे हमारा दिया है ऑप्शन। पहली चीज तो इंटेलेक्चुअल्स, ऑब्वियसली जो लोग पढ़ लिख जा रहे थे उन्हें रियलाइज हो रहा था कि ये जो कुप्रथाएं चल रही हैं हमारे समाज में ये कितनी गलत है। उसके अलावा जो अर्बन अपर कास्ट के लोग थे, ऑब्वियसली एजुकेशन इनिशियली स्टार्टिंग में उन्हें ही प्रोवाइड हुई थी। पुअर ऑर्डिनरी क्लास इस चीज को नहीं समझ पा रहा था, उन्हें लग रहा था कि ये उनके जिसे कहते हैं कि जो शुरू से विश्वास रहे हैं, धार्मिक बिलीफ है, उनके ऊपर अटैक किया जा रहा है, तो ये लोग इस चीज के फेवर में नहीं थे। और लिबरल प्रिंसेस वगैरह जो थे, देखिए लिबरल वर्ड आ गया, अर्बन अपर कास्ट हो गए, इंटेलेक्चुअल्स हो गए, तो इनिशियली यही लोग थे जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट वगैरह में पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो आंसर हो जाएगा हमारा 1, 2 एंड 4। नेक्स्ट असर्शन एंड रीजन वाला क्वेश्चन है। पहला है कि सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स ऑफ 19th सेंचुरी रिजल्टेड इन द मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडिया। तो बिल्कुल ठीक बात है, वो सारे रिलीजियस मूवमेंट्स के थ्रू मतलब बेसिकली उनसे ही फाउंडेशन एस्टेब्लिश हुई है एक मॉडर्न इंडिया की, तो ये बिल्कुल ठीक रहा। दूसरा है रैशनलिज्म, साइंटिफिक टेम्पर एंड अदर सच आइडियाज which are the basis of modernization were at the core of the socio religious movements। तो ये भी बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है कि रैशनलिज्म हो गया, साइंटिफिक टेम्पर और इस तरीके के जो नए आइडियाज थे, इन्होंने ही एक बेस डेवलप किया सोशल रिलीजियस मूवमेंट को बिल्डअप करने के लिए। अब इसका क्या मतलब हुआ, आसान शब्दों में अगर हम समझेंगे कि जब साइंटिफिक स्टडीज बढ़ी, वेस्टर्न एजुकेशन बेसिकली वेस्टर्न आइडियाज के साथ एजुकेशन सिस्टम स्टैब्लिश हुआ, तब लोगों को पता चला कि इक्वालिटी क्या होती है और जो सारी रिलीजियस और या सोशल जो यहाँ पे अभी तक प्रथाएं चल रही हैं वो किस तरीके से ह्यूमैनिटी लेवल पे गलत है। ठीक है, तो ये भी हमारा सही है, आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस हैज बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय वेस्टर्न सिविलाइजेशन फर्स्ट। तो कौन सी क्लास सबसे पहले वेस्टर्न सिविलाइजेशन से इन्फ्लुएंस हुई थी? तो ऑब्वियसली ये थे एजुकेटेड हिंदू मिडिल क्लास। ऑलराइट, इसके बाद है हु अमंग द फॉलोइंग ग्रेट मेन इज कॉल्ड द, अब ग्रेट मेन लिख दिया है, ठीक है, अच्छा ओके, हु ऑफ द फॉलोइंग ग्रेट मैन इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस। तो इसका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, इनको बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, ठीक है, फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस, फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, ब्रिज बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, फर्स्ट मॉडर्न मैन एंड युगदूत। अब आप देख रहे हैं कि हमें कितने सारे एडिशनल नेम्स मिल गए हैं राजा राम मोहन रॉय के लिए, और ये जो सारे नाम है ना, ये जब आप मेंस की आंसर राइटिंग करते हैं और वहां पे कहीं पे अगर सोशल रिलीजियस मूवमेंट से रिलेटेड सवाल है और आपको राजा राम मोहन रॉय का इंट्रोडक्शन प्रोवाइड करना है, तो इन जो एडिशनल जो उनको टाइटल्स दिए गए थे इन सब का यूज करके अगर हम एक इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं तो बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। ओके, नेक्स्ट है हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। तो यहाँ पे राजा राम मोहन रॉय का ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है, तो आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन रेनेसां? तो इट वाज राजा राम मोहन रॉय। नेक्स्ट, who was the father of Indian Renaissance movement? Again, Raja Ram Mohan Roy. Who was the leading envoy of Renaissance movement in India? So again, it was Raja Ram Mohan Roy. Who is considered as the prophet of nationalism? Ram Mohan Roy. First modern man of India? Again, Raja Ram Mohan Roy. तो अब देख रहे सिर्फ राजा राम मोहन रॉय से रिलेटेड कितने सारे सवाल आए हैं अलग अलग एग्जाम्स में। फर्स्ट सोसाइटी अब पूछ रहे हैं फाउंडेड बाय राजा राम मोहन रॉय वॉज, तो पहली सोसाइटी कौन सी थी? तो ये थी आत्मीय सभा। सबसे पहले 1815 में राजा राम मोहन रॉय ने एस्टैब्लिश करी थी आत्मीय सभा, और फिर 1828 में जाकर के ब्रह्मो समाज का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ आत्मीय सभा। तो अब आत्मीय सभा से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये थे राजा राम मोहन रॉय। ब्रह्मो समाज अब हमें बताना है कब फाउंड हुआ था, तो यहाँ पे जो ईयर्स है एग्जैक्ट 1828 नहीं गिवन है, तो नन ऑफ द अबव है इसका आंसर। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल है ब्रह्मो समाज वाज फाउंडेड बाय, तो इट वाज फाउंडेड बाय राजा राम मोहन रॉय।
अगला है हु अपॉइंटेड केशव चंद्र सेन एज द चीफ आचार्य ऑफ द ब्रह्मो समाज। तो किसने अपॉइंट किया था केशव चंद्र सेन को? तो ये किया था देवेंद्र नाथ टैगोर ने। ठीक है, और देवेंद्र नाथ टैगोर कौन थे? ये रविंद्रनाथ टैगोर के फादर थे। राजा राम मोहन रॉय established ब्रह्म समाज in 1828. Founder of ब्रह्मो समाज was, तो it was राजा राम मोहन रॉय। Who gave राम मोहन रॉय the title of राजा? ठीक है, तो ऑब्वियसली अब उनका नाम जो था वो राम मोहन रॉय था, उनको टाइटल जो था राजा का किसने दिया था? तो ये दिया था अकबर टू ने। कब दिया गया था? इन 1830 when he traveled to England as an ambassador of the Mughal emperor for to plead for his pension and allowances। तो बेसिकली जो मुगल एम्पेरर्स थे उनको उस टाइम पे पेंशन पे रखा गया था, तो उनकी पेंशन और अलाउंस को बढ़ाने के लिए एज एन एम्बेसडर यहाँ से इंग्लैंड भेजा गया था राजा राम मोहन रॉय को। तो अकबर टू ने अपने बिहाफ पे भेजा था और उसी से इम्प्रेस होकर के उन्होंने उन्हें टाइटल दिया होगा राजा का। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय पास्ड एट अ वेरी अर्ली एज, 27 सितंबर 1833 में उनकी डेथ हो गई थी। कहाँ पर? स्टेपल्टन में नियर ब्रिस्टल ड्यू टू मेनिंजाइटिस। कई बार ये भी पूछा जाता है, और तो उनकी जो समाधि भी है वो भी ब्रिस्टल में ही लोकेटेड है, इंडिया में नहीं है। हु अडॉर्न राजा राम मोहन रॉय विद द टाइटल राजा अगेन? तो ये थे मुगल एम्पेयर अकबर टू। समाधि ऑफ राजा राम मोहन रॉय इज इन, तो ये है ब्रिस्टल इंग्लैंड में। अगला है, यहाँ पे बहुत सारी कमिटीज का नाम दिया है। कैलकाटा यूनिटेरियन कमिटी, टैबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। अब हमें बताना है कि केशव चंद्र सेन इनमें से किस चीज के एस्टेब्लिशमेंट में एसोसिएटेड थे। तो केशव चंद्र सेन ने इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन फॉर्म किया था, और इसके साथ में टैबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन। ठीक है, ये दोनों चीजें थी। तो आंसर है हमारा 2 और 3। ठीक है, तो बेसिकली ये एक टेम्पल था टैबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन, जिसका फाउंडेशन केशव चंद्र सेन ने रखा था, और इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन तो उन्होंने फॉर्म ही करा था 1870 को विद and he was the president। ठीक है, with केशव चंद्र सेन as its president। ये दोनों चीजें इनसे रिलेटेड थी। फाउंडर ऑफ भारतीय ब्रह्मो समाज। ठीक है, तो ब्रह्म समाज के बाद में जाकर के दो हिस्से हो गए थे। तो एक था भारतीय ब्रह्मो समाज और एक था आदि ब्रह्म समाज। ठीक है, तो जो भारतीय ब्रह्मो समाज था यानी कि इन ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, तो ये किसने एस्टेब्लिश किया था? इसके हेड थे केशव चंद्र सेन। ठीक है, और जो एक था वो था आदि ब्रह्मो समाज। ठीक है, देयर आर टू डिफरेंट ब्रह्मो समाज जो जिनका बाद में जाकर के डिवीजन हो गया था। ओके, इंफॉर्मेशन तो देखिए बहुत सारी है पढ़ने के लिए। हु फाउंडेड द आदि ब्रह्मो समाज? अब यहाँ पे आदि ब्रह्मो समाज किसका था? तो ये था देवेंद्र नाथ टैगोर का। एंड ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया जो था वो केशव चंद्र सेन का था। दिस इज समथिंग जो आपको थोड़ा सा मेमोरी में होना चाहिए। द ब्रह्मो समाज इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो क्या प्रिंसिपल था? मोनोथिज्म। ठीक है, उनका मेनली ऑब्जेक्टिव था कि आइडोलेट्री वगैरह यानी कि जो मूर्ति पूजा है उन सब के अगेंस्ट में जाकर के कि एक यूनिवर्सल फोर्स है, एक यूनिवर्सल गॉड है, तो बस उसी में विश्वास होना चाहिए, उसे ही मोनोथीज्म बोला जाता है। ठीक है, ही एम्फसाइज्ड द यूनिवर्सल वर्शिप ऑफ गॉड। विच ऑफ द फॉलोइंग वर नॉट प्रोटेस्टेड बाय राजा राम मोहन रॉय? तो चाइल्ड मैरिज को उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, सती सिस्टम को किया था, आइडोलेट्री यानी मूर्ति पूजा को भी किया था, वेस्टर्न एजुकेशन के तो वो सपोर्ट में थे, तो इसे उन्होंने प्रोटेस्ट आउट नहीं किया था। आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल है, which of the following was started in opposition to the religious social ideas of राजा राम मोहन रॉय? तो जब शुरू में राजा राम मोहन रॉय ने रिफॉर्म्स वगैरह लाने के लिए छोटे छोटे मूवमेंट्स एस्टेब्लिश किए, तो उनके अगेंस्ट बहुत सारे लोग हो गए थे। तो इसमें से जो समाचार चंद्रिका है, ठीक है, ये स्टार्ट ही हुआ था एज एन अपोजिशन टू राजा राम मोहन रॉय। और इसे किसने स्टार्ट किया था? इसे किया था भवानी चरण बंदोपाध्याय ने पब्लिश किया था समाचार चंद्रिका। और इन्होंने राजा राम मोहन रॉय के आइडियाज को कॉन्ट्रडिक्ट करना स्टार्ट कर दिया था। एंड इनिशियली वो उनके ही न्यूज़पेपर, राजा राम मोहन रॉय के जो न्यूज़पेपर था संवाद कॉमेडी से ही एसोसिएटेड थे, बट फिर वो उनके व्यूज से मतलब सहमति नहीं रखते थे, इसलिए उन्होंने फिर सेपरेट पब्लिकेशन शुरू कर दिया। अगला है, ब्रह्मो समाज से रिलेटेड हमें बताना है कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो पहला है इट अपोज आइडोलेट्री, ठीक है। डिनाइड द नीड फॉर प्रीस्टली क्लास फॉर इंटरप्रेटिंग रिलीजियस टेक्स्ट, ठीक है। तो बेसिकली उन्होंने मूर्ति पूजन, पंडित, रिचुअल्स, इन सारी चीजों के अगेंस्ट में एक रिफॉर्म स्टार्ट किया, क्योंकि उन्होंने बोला कि भगवान पहली चीज एक है, एक यूनिवर्सल गॉड है, और उनको समझने के लिए जो भी हमें रिलीजियस टेक्स्ट मिले हुए हैं उसके मतलब उसके लर्निंग के लिए हमें किसी प्रीस्ट वगैरह की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमें पंडित लोगों की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ये मानते थे कि पंडित लोग अपने हिसाब से चीजों को तोड़ मरोड़ के नॉर्मल पब्लिक को पेश करते हैं। तो ये सेकंड स्टेटमेंट भी ठीक हो गया। तीसरा है इट पॉपुलराइज दैट डॉक्ट्राइन दैट वेदास आर इनफैलिएबल।
ठीक है, तो ये नहीं है। आंसर 1 एंड 2 था। यहाँ पे हो गया कि उनके क्या क्या प्रिंसिपल्स थे। तो पहले तो बिलीव इन मोनोथेइज्म एंड फ्री हिंदुइज्म फ्रॉम इविल्स, फिर अपोजिंग आइडोलेट्री एंड डोमिनेंस ऑफ प्रीस्ट, इंप्रूविंग द सिचुएशन ऑफ विमेन। ठीक है, और ये जो इनफैलिएबल वाला है, ये जो कॉन्सेप्ट था, ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने पॉपुलराइज किया था कि वेदास जो है इनफैलिएबल है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास असर्शन एंड रीजन वाला क्वेश्चन। राजा राममोहन राय वाज द एडिटर ऑफ संवाद कॉमेडी, अ बंगाल वीकली। हिज आर्टिकल कंडेमनिंग द कस्टम ऑफ विडो बर्निंग वर पब्लिश्ड इन इट। तो पहला जो है वो गलत है, एडिटर नहीं थे राजा राममोहन रॉय, एंड आर इज फाइन, तो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ठीक है, तो राजा राममोहन रॉय ने लॉन्च किया था, ही वाज द फाउंडर, बट ही वाज, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, हिज नेम वाज नॉट इन द क्रेडिट्स ऑफ द न्यूज़पेपर। ऑफिशियली इट वाज एडिटेड बाय भवानी चंद्र बंदोपाध्याय, जिनका भी हमने नाम ऊपर पढ़ा था। ठीक है, तो सती दाह, जो सती का सिस्टम होता था, उसके अगेंस्ट इन्होंने बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश किए। Who established the तत्वबोधिनी सभा in 1839 to promote the ideas of राजा राममोहन रॉय। तो राजा राममोहन रॉय के आइडियाज, क्योंकि उनकी डेथ तो बहुत जल्दी हो गई थी 1833 में ही, तो उनके आइडियाज को आगे प्रोपोगेट करने के लिए तत्वबोधिनी सभा का फाउंडेशन रखा गया, और किसके द्वारा? देवेंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, इसके बाद है द बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नियो हिंदुइज्म इन द सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी वाज, तो ये थे हमारे स्वामी विवेकानंद। ठीक है, इन्होंने टीचिंग्स पे काम किया, किनकी? रामकृष्ण परमहंस की, जो उनको ये अपना गुरु मानते थे। ठीक है, उनकी टीचिंग्स को इन्होंने सिंपल लैंग्वेजेस में बताया, और जो इनका आइडियोलॉजी था उसको नियो हिंदुइज्म का नाम दिया गया, जहां पे उन्होंने हिंदुइज्म को तो सपोर्ट किया, लेकिन नियो हिंदुइज्म एज जो उससे रिलेटेड इवल्स थे, जो बुरी चीजें थी, जो बुरी प्रथाएं थी, उनसे डिसोसिएट करके एक क्लीन हिंदुइज्म को पेश किया गया। ठीक है, एंड ही ऑल्सो स्पोक ऑन द मीनिंग ऑफ द हिंदू रिलीजन, की लाइक ओरिजिनली जो हमारे वेदास क्या कहते हैं, या जो हमारी ओरिजिनल टीचिंग्स है, वो किस तरीके से ओवरऑल डेवलपमेंटल फिलोसफी का पार्ट होना चाहिए। ठीक है, हाँ, he was quite displeased with the silence of religion on the exploitation of poor by the wealthy, and self dignity के ऊपर उन्होंने ध्यान दिया। ठीक है, अगला है विवेकानंदा अटेंडेड द पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड रिलीजन हेल्ड एट शिकागो इन, तो यहाँ पर इन्होंने एक पेपर प्रेजेंट किया था, कब? 1893 में। When did स्वामी विवेकानंदा delivered his speech on World Religion Conference in Chicago? तो यहाँ पे देखिए 1893 का ऑप्शन ही नहीं है, तो none of the above हो जाएगा। ठीक है, अगला है हु अमंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स एट शिकागो। फिर से वही सवाल है, आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। इन विच ईयर स्वामी विवेकानंद टेक पार्ट इन पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन? 1893। बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, क्योंकि उस टाइम वैसे भी इंटरनेशनली कोई इंडियन रिप्रेजेंटेटिव जाकर के कहीं स्पीच दे तो ये बहुत बड़ी बात थी। हु अमंग द फॉलोइंग पार्टिसिपेटेड इन, सेम क्वेश्चन है, आंसर है स्वामी विवेकानंद। 66 बीपीएससी का सवाल है। Who has advocated practical वेदांत? प्रैक्टिकल वेदांत के बारे में भी विवेकानंद जी ने ही बोला है। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि रिलीजन जो है, वेदांत एज अ रिलीजन प्रैक्टिकल लेवल पे होना चाहिए, कि हर कोई उसे फॉलो कर पाए अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, ना कि उसके लिए हमें कोई स्पेशल रिचुअल करवाना पड़े या कोई स्पेशल काम कराना पड़े। वेदांत यानी कि हमारा रिलीजन के जो वैदिक वैल्यूज फिलोसफीज है, वो हमारी डेली लाइफ में एप्लीकेबल होनी चाहिए, उसके लिए उन्हें प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है। अगला है हु अमंग द फॉलोइंग फेमस रिफॉर्मर्स रोड द बुक ज्ञान योग, कर्म योग एंड राजयोग। तो हमें बताना है कि ये तीनों किताबें किसने लिखी थी? ये लिखी गई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा। ठीक है, स्वामी विवेकानंद को और क्या बोला जाता है? पैटर्न सेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, स्पिरिचुअल जीनियस थे वो। देखिए इनका एक फेमस कोट यहाँ पे मेंशन है, ट्रुथ कैन बी स्टेटेड इन 1000 डिफरेंट वेज येट ईच वन कैन बी ट्रू। ठीक है, तो देखिए यही सारे छोटे छोटे एडिशनल पॉइंट्स होते हैं जो हमें वैल्यू एडिशन के तौर पे मेंस आंसर राइटिंग में हेल्प करते हैं। अब जैसे ये हमारे पास एक ये कोटेशन आ गया है, इसको आप लिख करके रख लीजिए कहीं पे, जहाँ पे भी आप मेंस के हिस्ट्री के नोट्स बना रहे हैं, कि अगर इन केस, वैसे तो स्वामी विवेकानंद से रिलेटेड क्वेश्चन आता नहीं है, बट जस्ट इन केस कई बार फेमस पर्सनैलिटीज में पूछ लिया गया, तो आपके पास होना चाहिए कि कोटेशन आपको हेल्प करेगा। नेक्स्ट है हु वाज द फाउंडर ऑफ रामकृष्ण मिशन। अब रामकृष्ण मिशन किसने फाउंड किया था? तो इट वाज स्वामी विवेकानंदा। कब किया था? 1897 एडी में। ईयर्स पे मैं बहुत ज्यादा एम्फेसिस कर रही हूँ, क्योंकि 70th का पेपर बहुत फैक्चुअल था, एंड देयर आर चांसेस कि इसी तरीके से जो डायरेक्टली फैक्चुअल चीजें हैं, डेट्स है, ईयर्स हैं, ये पूछ ली जाए। रामकृष्ण मिशन वो स्टार्टेड बाय, फिर से स्वामी विवेकानंद। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, दयानंद सरस्वती मार्क करके नहीं आ जाना है, स्वामी विवेकानंद आंसर है।
Who founded Ramakrishna Mission in 1897? तो it was विवेकानंदा. स्वामी विवेकानंद established, same वही क्वेश्चन है, कब? 1897. रामकृष्ण मिशन फाउंडेड बाय स्वामी विवेकानंद 1897. अब देखिए ईयर पे जो मैंने बोला ना एम्फेसिस करने की क्या जरूरत है, ये 70th बीपीएससी का सवाल है. यहाँ पे देखिए स्वामी विवेकानंद 1899, स्वामी विवेकानंद 1897, 2 साल का डिफरेंस है. अगर आपने डेट ध्यान से नहीं करी है तो ये क्वेश्चंस ऐसे आते हुए इजी इजी वन वर्ड वाले गलत हो जाएंगे. इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम नाम के साथ साथ जो डेट्स या ईयर्स है उन्हें भी अच्छे से ध्यान में रखें. अगला है रामकृष्ण मिशन वाज फाउंड बाय स्वामी विवेकानंद ईयर इन द ईयर 1897. हु वाज शारदा मणि? शारदा मणि कौन थी? वाइफ ऑफ रामकृष्ण परमहंस. ठीक है, शारदा मणि मुखोपाध्याय उनका नाम था, उन्हें शारदा देवी के नाम से भी जाना जाता है. शी वाज मैरिड टू रामकृष्ण परमहंस. ठीक है, एट द एज ऑफ 5 ओनली. अब आप देख रहे हैं 5 साल की उम्र में शादी हो गई थी. तो यही सारी चीजें हैं, जब इन लोगों ने बड़े होकर के पढ़ाई करी, जब वेस्टर्न एजुकेशन आया इंडिया में, तब इन्हें रियलाइज हुआ कि ये सारी चीजें कितनी ज्यादा गलत है. नेक्स्ट है आई हैव नो टाइम टू थिंक अबाउट गॉड बिकॉज अ लॉट ऑफ वर्क हैज टू बी डन ऑन दिस अर्थ. अब ये हमें कोट एंड कोट एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, हमें पता नहीं ये स्टेटमेंट किसका. ये स्टेटमेंट था स्वामी ईश्वर चंद विद्यासागर का. ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल चीजों में बिलीव रखते थे कि मेरे पास ऊपर वाले को लेकर सोचने का वक्त नहीं है, क्योंकि इस धरती पे मुझे बहुत सारे काम करने हैं. ठीक है, ईश्वर चंद विद्यासागर ने विडो रीमैरिज से रिलेटेड बहुत सारे मूवमेंट्स चलाए. उन्होंने बहुत पूरी कोशिश करी कि विडो रीमैरिज एक्ट पास हो जाए, तो इसीलिए उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था. अगला है द ब्रिटिश एम्पायर इज रॉटन टू द कोर, करप्ट एंड इन एवरी डायरेक्शन एंड टिरनिकल एंड मीन. दिस स्टेटमेंट वाज मेड बाय, तो ये स्टेटमेंट दिया था सिस्टर निवेदिता ने. दयानंद सरस्वती फाउंडेड, तो दयानंद सरस्वती ने क्या फाउंड किया था? आर्य समाज. अब आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? अप्रैल 1875 में. कहा? मुंबई में. ठीक है, फिर बाद में 1877 में जो हेडक्वार्टर था वो शिफ्ट कर दिया गया. कहा? लाहौर में. ठीक है, तो इनका मेन जो रीजन था वो था दे एडवोकेटेड पीसफुल एंड प्रोग्रेसिव ह्यूमन लिविंग. ठीक है, और सोशल इविल्स जो भी एसोसिएटेड थे हिंदू सोसाइटी में, जैसे जात पात की चीजें हो गई या कुप्रथाएं हो गई, सती प्रथा हो गई, चाइल्ड मैरिज हो गई, इन सारी चीजों के अगेंस्ट में इनका मेन जो मोटो था वो था गो बैक टू वेदास. की वेदा के समय पे जैसे हम अर्ली वैदिक एज पढ़ते तो उस टाइम पे ये सारी कुप्रथा इतनी ज्यादा प्रेवलेंट नहीं थी. तो इनका यही मानना था कि वापस से हमें वेदास की ओर चले जाना चाहिए एंड अबॉलिश सोशल स्टिग्मा जैसे चाइल्ड मैरिज और कास्टिज्म, ये सारी चीजें खत्म हो जानी चाहिए. तो द ईयर आर्य समाज वाज फाउंडेड 1875. Who established Arya Samaj? It was Dayanand Saraswati. Who among the following is responsible for revival of Vedas? तो ये भी थे स्वामी दयानंद सरस्वती. Who had said let's go back to the Vedas? ये स्टेटमेंट दी है दयानंद सरस्वती ने. Who among the following is known as Martin Luther of India? तो मार्टिन लूथर ही बोला जाता है किसे? स्वामी दयानंद सरस्वती को. सत्यार्थ प्रकाश वाज रिटन बाय, तो ये किताब थी स्वामी दयानंद सरस्वती की. देखिए घटना चक्र से हिस्ट्री करने का एक यही फायदा होता है कि अब देखिए एक पर्सनालिटी चल रही है, वन पर्सनालिटी एट अ टाइम वाले में हम उनसे रिलेटेड हर सवाल कर ले रहे हैं. जैसे पहले राजा राम मोहन रॉय किया, फिर हमने द्वारकानाथ टैगोर किया, फिर हमने स्वामी विवेकानंद किया, दयानंद सरस्वती हम कर रहे हैं. तो दिस इज हाउ कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हो तो एक पर्सनालिटी से रिलेटेड मल्टीपल इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई कि ठीक है उन्होंने क्या एस्टेब्लिश किया, कब एस्टेब्लिश किया, कहाँ एस्टेब्लिश किया, उनके बुक्स वगैरह उन्होंने कौन सी ऑथर करी. तो दिस इज वेरी हेल्पफुल. हु हैज रिटन सत्यार्थ प्रकाश? तो दयानंद सरस्वती. अब अभी देख रहे 47 बीपीएससी में पूछा, उत्तराखंड में भी पूछा, फिर यूपी पीसीएस में भी पूछा, फिर राइटर ऑफ सत्यार्थ प्रकाश फिर से आया है. तो यहाँ पे देखिए स्वामी स्वामी करके सारे नाम है लेकिन करेक्ट कहीं नहीं है. यहाँ विवेकानंद है, यहाँ निश्चलानंद है, चिन्मयानंद, हरिदास. आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव. सत्यार्थ प्रकाश इज अ सेक्रेड बुक ऑफ, तो ये आर्य समाज की किताब है. हु वाज द ऑथर ऑफ सत्यार्थ प्रकाश? तो ये थे स्वामी दयानंद सरस्वती. विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन सपोर्टेड शुद्धि मूवमेंट? तो शुद्धि मूवमेंट कौन लेके आया था? आर्य समाज ने ही इंट्रोड्यूस किया था, ताकि जो हिंदू जो कन्वर्ट हो गए थे दूसरे रिलीजन में वो वापस से कन्वर्ट बैक हो जाए हिंदुइज्म में. बहुत सारे लोग उस टाइम इन्हीं प्रथाओं से परेशान होकर के कास्ट वगैरह से की प्रॉब्लम्स को लेकर के या तो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो रहे थे या फिर इस्लाम में कन्वर्ट हो जा रहे थे. तो ऐसे लोगों को वापस से हिंदुइज्म में कन्वर्ट करने के लिए आर्य समाज ने शुद्धि मूवमेंट को स्टार्ट किया था. असर्शन रीजन है द आर्य समाज मूवमेंट गेव सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिलायंस टू द हिंदूज. ठीक है, आर्य समाज मूवमेंट अंडरमाइंड द बिलीफ इन सुपीरियोरिटी ऑफ व्हाइट रेस.
तो ये भी वो ऐसा बिलीव रखते थे कि व्हाइट रेस कोई सुपीरियर रेस नहीं होती है, लेकिन इस रीजन का, इस असर्शन से कोई लेना देना नहीं है। तो आंसर है हमारा बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, हु ऑफ द फॉलोइंग सेड गुड गवर्नमेंट इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन, ये जो स्टेटमेंट है, ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही कहा था कि आप बेसिकली, इन्होंने अंग्रेजों को ही पॉइंट आउट करते हुए कहा था कि गुड गवर्नमेंट यानी कि कितनी भी अच्छी आप एक सत्ता चला रहे हैं, इट इज नो बेटर देन सेल्फ गवर्नमेंट, यानी कि हम इंडियंस अपना सेल्फ गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करें, उससे बेटर नहीं हो सकता। मतलब अंग्रेजों ने बोला कि हम आपको ज्यादा बेहतर तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, हमारी सरकार का पैटर्न ज्यादा बेटर रहेगा आपकी डेवलपमेंट के लिए। नहीं, उन्होंने बोला कि आपका वो तो भी आप थर्ड पर्सन ही रहेंगे ना, हमें अपना देश कैसे चलाना है वो हमारे को डिसाइड करने दीजिए। सेल्फ गवर्नमेंट हमें चाहिए, ना कि हमें गुड गवर्नमेंट चाहिए। ठीक है, इसके बाद है, हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट यूज द वर्ड स्वराज एंड एक्सेप्टेड हिंदी एज द नेशनल लैंग्वेज। तो ये ही थे स्वामी दयानंद सरस्वती। ही वॉज द फर्स्ट वन जिन्होंने स्वराज वर्ड का यूज किया था, और उन्होंने एम्फेसाइज किया कि स्वदेशी प्रोडक्ट यूज करने चाहिए, फॉरेन प्रोडक्ट का बॉयकॉट हो जाना चाहिए, और यही सारी चीजें बाद में नेशनल मूवमेंट में यूज की गई। तो बेसिकली इन्होंने तो एक रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट लेकर के ही आए थे कि हिंदुइज्म को बाकी सारी सोशल लेवल से मुक्ति दिलाने का है, आर्य समाज फॉर्म करने का है, बट इसके साथ साथ इन्होंने नेशनलिस्टिक आइडियाज भी बहुत सारे फाउंड किए, जिसके ऊपर जाकर के फिर इंडियन नेशनल मूवमेंट में वो चीजें डेवलप हुई आगे। अगला है, हु अमंग द फॉलोइंग सेड इंडिया फॉर द इंडियंस। तो ये भी दयानंद सरस्वती ने बोला था। तो देखिए, ये मतलब नेशनलिस्ट लीडर के नाम पर तो इनका बहुत ज्यादा फेमस नहीं है, रिलीजियस और रिफॉर्मर ही थे ये, बट फिर भी इन्होंने नेशनलिस्टिक आइडियाज बहुत सारे दिए। अगला है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें लगाने हैं। तो यहाँ पे दिया तुलसीदास, राजा राम मोहन रॉय। तो ऑब्वियसली सबसे पहले जो है आ जाएंगे तुलसीदास, क्योंकि वो तो भक्ति सेंट थे, तो उस टाइम पीरियड के हो गए। आफ्टर हिम आएंगे हमारे राजा राम मोहन रॉय। उसके बाद आ जाते हैं, जिस अभी क्रोनोलॉजी में हमने पढ़ ही रहे थे, फिर आ जाते हैं दयानंद सरस्वती, एंड देन लास्ट में स्वामी विवेकानंद। ठीक है, ये हो गए इन लोगों के टाइम पीरियड के साथ में यहाँ पे दिया है। आंसर है हमारा बी। हु वाज द फाउंडर ऑफ प्रार्थना समाज। ठीक है, प्रार्थना समाज का यहाँ पे जितने भी 4 नाम दिए हैं कोई भी नहीं है, इनको फाउंड किया था आत्माराम पांडुरंग ने। इंस्पिरेशन इनके थे केशव चंद्र सेन। कहाँ पे फॉर्म किया था? बॉम्बे में। और बाद में एमजी रानडे, जिनका नाम यहाँ पे गिवन है, एमजी रानडे ने इसे बाद में ज्वाइन किया था 1869 में। ठीक है, जब 67 में स्टैब्लिश हुआ था तो इसे आत्माराम पांडुरंग ने ही स्टैब्लिश किया था। ठीक है, यहाँ पे फाउंडर पूछा, अगर सिर्फ ये बताते पूछते कि प्रार्थना समाज से कौन से लोग एसोसिएटेड थे, तब हम एमजी रानडे को मार्क कर सकते थे, बट यहाँ पे हमसे फाउंडर पूछा एंड फाउंडर वाज आत्माराम पांडुरंग। अगला है, प्रार्थना समाज वाज एस्टैब्लिश्ड इन, तो अभी हमने देखा महाराष्ट्र, बॉम्बे में हुआ था। हु वाज द फाउंडर ऑफ प्रार्थना समाज? अब यहाँ पे देखिए आत्माराम पांडुरंग दिया है, तो आंसर हो जाएगा ए। हु वाज द फाउंडर? अगेन आत्माराम पांडुरंग। Who was the chief director of प्रार्थना समाज इन महाराष्ट्र? तो चीफ डायरेक्टर अब पूछ लिया, तो एमजी रानडे बने थे चीफ डायरेक्टर। फाउंडर ऑफ देव समाज, देव समाज यहाँ पूछा है, इसके फाउंडर थे शिव नारायण अग्निहोत्री। ठीक है, कहाँ पे फाउंड हुआ था? 1887 में लाहौर में। ब्रह्मो समाज के फॉलोअर थे ये, इन्होंने बाद में जाकर के अपने एक अलग सोशल रिफॉर्म सोसाइटी एस्टैब्लिश कर ली थी। नेक्स्ट है, इन 1873 हु फाउंडेड सत्यशोधक समाज? तो सत्यशोधक समाज जो है वो ज्योतिबा फुले ने फाउंड किया था। Who established सत्यशोधक समाज? ज्योतिबा फुले। Who formed the सत्यशोधक समाज? अगेन ज्योतिबा फुले। ऑथर ऑफ गुलामगिरी, तो ये भी लिखी थी ज्योतिबा फुले ने। ऑथर ऑफ गुलामगिरी 70th का री एग्जाम का सवाल है, ज्योतिबा फुले। सत्यशोधक समाज was launched by ज्योतिबा फुले। फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन was established by महात्मा ज्योतिबा फुले। तो अभी हम देख रहे थे सत्यशोधक समाज, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये। Whose main aim was to uplift the backward classes? तो ये था सत्यशोधक समाज। ठीक है, तो बैकवर्ड क्लास के जो लोग थे, अनटचेबल्स जो थे, उन लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए, ठीक है, विमेन एजुकेशन देने के लिए ये जो है एस्टैब्लिश किया गया था बाय ज्योतिबा फुले। ठीक है, अगला है, हु वाज द फाउंडर ऑफ सत्यशोधक समाज हैविंग इट्स प्राइमरी एम्फेसिस ऑन सीकिंग ऑफ ट्रुथ? तो ये भी ज्योतिबा फुले। सत्यशोधक समाज ऑर्गेनाइज एन एंटी कास्ट मूवमेंट इन महाराष्ट्र। ठीक है, ये हो गई उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। ज्योतिबा फुले वाज एसोसिएटेड विद एंटी कास्ट मूवमेंट। सत्यशोधक समाज वाज फाउंडेड बाय ज्योतिबा फुले। बंगाली लीडर हु अपोज सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स एंड सपोर्टेड ऑर्थोडॉक्सी। अब यहाँ पे कंप्लीटली ऑपोजिट चीज आ गई है, जहां पे सब लोग सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म के फेवर में थे और ऑर्थोडॉक्सी को हटाना चाह रहे थे, ये हमसे बंगाली लीडर का नाम पूछा है जो
सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स के अगेंस्ट थे। वो ये मानते थे कि ये जो प्रथाएं हैं ये हमारे समाज का हिस्सा है, इसी तरीके से चलते आ रहे, इन्हें मतलब इनके साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। ये कौन थे? ये थे राधाकांत देव। ठीक है, तो ये ऑपोजिट मूवमेंट लेकर के आए। ठीक है, इन्होंने धर्म सभा एस्टेब्लिश किया विच वाज ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी फाउंडेड इन 1830 बाय राजा राधाकांत देव। इन्होंने अबॉलिश किया, अबॉलिशन ऑफ सती वगैरह। बेसिकली इन्होंने ये बोला कि सती प्रथा रहने दी जाए, जो उस प्रथा जैसी चली आ रही है वैसे ही होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हु वाज द फाउंडर ऑफ राधा स्वामी सत्संग। राधा स्वामी सत्संग के फाउंडर थे शिवदयाल साहब। अगला है विच रिफॉर्मर ऑफ महाराष्ट्र इज नोन एज लोकहितवादी। तो लोकहितवादी बोला जाता है गोपाल हरि देशमुख को। बड़ा फेमस क्वेश्चन है ये, अक्सर पूछा जाता है। who was known by the nickname लोकहितवादी? गोपाल हरि। कैंपेन फॉर विडो रीमैरिज इन महाराष्ट्र वाज लेड बाय। तो विडो रीमैरिज का कैंपेन किसने इन चारों में से लीड किया था? तो ये थे विष्णु परशुराम पंडित। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर तो हम देखते ही हैं, बट विष्णु परशुराम पंडित जो थे इन्होंने फाउंड किया था विडो रीमैरिज एसोसिएशन 1850 में है। ठीक है, एंड ऑफिशियली बीएम मालाबारी जो थे इन्हें जाना जाता है, ये फेमस थे फॉर लीगली एलिमिनेटिंग। बेसिकली इन्होंने केस वगैरह फाइट किया था फॉर विडो रीमैरिज। ठीक है, एलिमिनेट करने के लिए चाइल्ड मैरिज के साथ साथ में। तो बीएम मालाबारी का भी नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। द ग्रेटेस्ट पारसी सोशल रिफॉर्मर, अब हमें पारसी सोशल रिफॉर्मर बताने 19th सेंचुरी के, ये थे बहराम जी एम मालाबारी। अभी हमने ये पढ़ा, बीएम मालाबारी जिन्हें बोला जाता है। ठीक है, इनके एफर्ट्स की वजह से ही एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 में पास आउट हुआ था, जिसमें मिनिमम एज जो थी लड़कियों की शादी की वो 12 साल डिसाइड हुई थी। सोचिए, इतना लड़ झगड़ने के बाद मिनिमम एज 12 साल आई थी, एंड इट वाज एन अचीवमेंट बैक इन 1891। आज की डेट में कोई सुने तो बोलेगा कि 12 साल में अगर बच्ची की शादी हो रही है तो इसमें अचीवमेंट किया, बट उस वक्त क्योंकि बहुत ही छोटे में 4 साल 5 साल में शादियां हो जाती थी, तो इन्होंने केस फाइट करके जो ये लॉ पास हुआ था एज ऑफ कंसेंट एक्ट, इसमें लड़कियों की मिनिमम एज थी कि 12 साल से कम की लड़कियों की शादी नहीं होगी। इन विच ईयर द एज ऑफ कंसेंट एक्ट वाज पास्ड? इट वाज पास्ड इन 1891। अब एज ऑफ कंसेंट एक्ट से रिलेटेड हमें इन्फॉर्मेशन है, बिल्कुल अभी यूपीपीसीएस ने 2024 में पूछा ये सवाल। तो पहला है कि अ पारसी रिफॉर्मर फ्रॉम बॉम्बे बहराम जी मालाबारी एडवोकेटेड फॉर दिस लॉ। ठीक है, एक्ट वाज सपोर्टेड बाय एक्सट्रीमिस्ट फैक्शन ऑफ द कांग्रेस लेड बाय बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक इन सारी चीजों के अगेंस्ट थे। वो ये कहते थे कि जो भी ये चेंजेस आउटसाइडर्स लेकर के आ रहे हैं ये हमें एक्सेप्ट नहीं करना है, हमें अपनी ट्रेडिशनल वैल्यूज पे चलना है। तो ये हो गया इनकरेक्ट, आंसर है ओनली 1। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने इसे अपोज किया था एज ऑफ कंसेंट एक्ट को। ठीक है, फेमस लीडर्स थे, इन्होंने मतलब बहुत हेल्प करी इंडियन नेशनल मूवमेंट में। लेकिन बट आप सोच सकते हैं कि जो उनका थॉट प्रोसेस था वो किस तरीके का था कि एज ऑफ कंसेंट एक्ट जहां पे 12 साल डिफाइन की जा रही थी चाइल्ड मैरिज के लिए लड़कियों की उम्र को, उस तक को अपोज किया गया था बाय बाल गंगाधर तिलक। अब यहाँ पे बहुत बड़े से पैराग्राफ में किसी एक पर्टिकुलर सोशल रिफॉर्मर के बारे में बताया जा रहा है। हिज प्रिंसिपल फॉर्टे वाज सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म। He relied upon legislation to do away with social ills and worked unceasingly for the eradication of child marriage, Parda system. To encourage consideration of social problems on a national scale, he inaugurated Indian National Social Conference, which for many years met for its annual sessions alongside the INC. तो अब बेसिकली ये वो सोशल रिफॉर्मर है जिन्होंने चाइल्ड मैरिज और पर्दा सिस्टम हटाने के लिए काम किया, और इन्होंने इंडियन नेशनल सोशल कांग्रेस भी फाउंड करी। तो ये कौन थे? ये थे एम.जी. रानाडे। ठीक है, कि एक स्टेटमेंट से हमें पता चल जाना चाहिए कि इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस was founded in 1887 by M.G. रानाडे एंड रघुनाथ राव। दो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इनके ऑब्जेक्टिव्स थे कि एलिमिनेट करना है पॉलीगैमी, चाइल्ड मैरिज एंड ओलिगार्की। बेसिकली जितने भी सोशल इवेंट्स अलग अलग रिलीजन से एसोसिएटेड थे उन्हें हटाना इनका काम था। और इसकी जो कॉन्फ्रेंस थी वो साइड बाय साइड आईएनसी के कॉन्फ्रेंसेस के साथ ही होती थी। इसको फॉर्म करने का एक ये भी पर्पस था। देखिए, आईएनसी का फॉर्मेशन 1885 में हुआ था, तो उस टाइम पे वो पूरा पॉलिटिकली ही काम कर रहे थे, पॉलिटिकली फोकस थे। तो सोशली चीजों को उसमें ना इन्वॉल्व करके एक सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन बना दिया जाए, इसलिए इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस फाउंड की गई थी कि साइमल्टेनियसली पैरेलल लेवल पे सोशल रिफॉर्म्स का भी काम चलता रहे। विच ऑफ द पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के फाउंडर जी.के. गोखले, ठीक है। सोशल सर्विस लीग एन.एम. जोशी, ठीक है। सेवा समिति एच.एन. कुंजरू, ठीक है। सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन, तो सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन का यहाँ लिया है श्री राम वाजपेयी, ये नहीं है। इनका जो है आंसर हो जाएगा, ये थे साउथ में थे, वीर सलिंगम फाउंडेड द राजामुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन। ठीक है, अगला है वही राजामुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन। विडो रीमैरिज को हटाने के लिए था, सॉरी विडो रीमैरिज एस्टैब्लिश करने के लिए, हटाने के लिए नहीं।
1871 में बाय वीरेसलिंगम। ओके, अगला है ड्यूरिंग इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस वाज फॉर्म। क्या रीजन था? अभी मैंने आप लोगों के साथ ये रीजन डिस्कस किया कि आईएनसी डिड नॉट वांट टू इंक्लूड सोशल रिफॉर्म्स इन इट्स डेलिब्रेशन एंड डिसाइडेड टू फॉर्म अ सेपरेट बॉडी फॉर सच पर्पस। अभी मैंने यही डिस्कस किया था ऊपर में। आंसर है बी। अगला बताना है कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है। तो आर्य समाज वाज फाउंडेड इन 1835, पहले ही गलत हो गया। कब हुआ था? 1875 में। लाला लाजपत राय अपोज्ड द अपील ऑफ आर्य समाज टू द अथॉरिटी ऑफ वेदास इन सपोर्ट ऑफ हिज सोशल रिफॉर्म प्रोग्राम। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सपोर्टर ही थे लाला लाजपत राय। ठीक है, और एक इनफैक्ट वो मेंबर थे आर्य समाज के। तो ये दोनों तो इनकरेक्ट हो गया, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। आंसर मिल गया 3 एंड 4। क्या है? अंडर केशव चंद्र सेन ब्रह्मो समाज कैंपेन फॉर वुमेन्स एजुकेशन। ठीक है। विनोबा भावे ने सर्वोदय समाज फॉर्म किया था टू वर्क अमंग रेफ्यूजीज। ये भी ठीक है। तो 3 एंड 4 है इसका आंसर। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वाज पास्ड इन 1856। तो 1856 में जो है बहुत सारे एक्ट्स आए थे। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है सती प्रोहिबिशन, तो देखो नहीं होगा, ये तो 1829 का था। ठीक है, तो 2 तो हटा दो। ठीक है, तो ये हट गया। इसके बाद रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट तो कभी पास हुआ ही नहीं था। ठीक है, ये सिर्फ आया था, इसको इंट्रोड्यूस करने की बात की गई थी, पास नहीं हुआ था। हमसे पास पूछा गया है, तो ये भी हट गया। हाँ, हिंदूज विडो रिमैरिज एक्ट जो था वो इनैक्ट हुआ था 1856 में। ठीक है, तो 3 हमारा सही है। 1 भी हमारा काटना है, तो 1 यहाँ पे भी कट गया, यहाँ पे भी कट गया। एंड पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन जो है, तो अगर हम इसको बोलेंगे कि पास हुआ था, तो ठीक है, ये भी पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन तो, लेकिन एक सेकंड, ये तो पहले ही आ गई थी 1848 से। सतारा वगैरह पास आउट होने स्टार्ट हो गए थे, बेसिकली एनेक्सेशन उनका शुरू हो गया था। तो बेसिकली कोई भी आंसर यहाँ पे सही नहीं है, सिर्फ हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट होना चाहिए। ये देखिए, पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन वाज प्रेजेंटेड इन 1848। अभी मैंने बताया 1848 में सतारा को सबसे पहले एनेक्स किया गया था। तो फिर नेक्स्ट है, इन विच ईयर वाज द हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट वाज पास्ड। तो ये पास हुआ था 1856 में। द नेम डीके कार्वे ऑफ वेस्टर्न इंडियन रिगर्स इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो डीके कार्वे को विमेन एजुकेशन एंड विडो रीमैरिज के प्रमोशन के लिए जाना जाता है। तो आंसर हो जाएगा सी एंड डी। हु अमंग द फॉलोइंग प्रोमिनेंटली फॉट फॉर एंड गॉट विडो रीमैरिज लीगलाइज्ड। तो ये काम किया था विडो रीमैरिज लीगलाइजेशन का ईश्वर चंद विद्यासागर ने। तो आंसर हो जाएगा बी। राजा राम मोहन रॉय जो है वो सती रेगुलेशन से एसोसिएटेड है। तो आंसर है यहाँ पे बी। और 98 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। कुछ इतने ही मेरे ख्याल से 70-80 क्वेश्चन और हैं इसी चैप्टर के, वो हम करेंगे कल के वीडियो में। और उसके साथ करेंगे ऑर्गेनाइजेशंस एस्टैब्लिश्ड बिफोर आईएनसी। तो आईएनसी के एस्टैब्लिश होने से पहले जो छोटी छोटी अलग अलग रीजनल एसोसिएशंस फॉर्म हुई थी, उनके बारे में हम चैप्टर्स करेंगे। एंड उसके बाद फिर नेक्स्ट जो हमारा स्टार्ट होगा वो तो ऑब्वियसली इंडियन नेशनल कांग्रेस का एस्टैब्लिशमेंट के साथ सारे सेशंस जो थे उसे किया जाएगा। इसका जो है आपको जो पीडीएफ है वो मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। इसके अलावा जिसे हम बोलते हैं हमारी टेस्ट सीरीज और मेंटरशिप जो चल रही है, उससे भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। सिर्फ 350 रुपए के अंदर है। 3 टेस्ट हमारे हो चुके हैं। बेसिकली हिस्ट्री हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है, एंशिएंट मिडिएवल मॉडर्न। 20th को हमारा पॉलिटी का टेस्ट है एंड सो एंड आफ्टर। उसके बाद करंट अफेयर्स, साइंस, इस तरीके से हम चैप्टर्स को लेंगे। तो आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज रीच आउट टू मी ऑन टेलीग्राम और जीमेल on bpscd@gmail.com, या फिर आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड अच्छे से पढ़िए। अब तो पोस्ट भी ऐड हो गई है, डेज भी एक्सटेंड हो गए हैं। अब कोई बहाना नहीं होना चाहिए नहीं पढ़ने का। 84 डेज हैं, बहुत होते हैं पढ़ने के लिए। सो कीप ऑन स्टडिंग टिल देन, सी यू, बाय।